हेलो गाइस, आज हम बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द डायरी ऑफ यंग गर्ल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डायरी और आपको इस वीडियो के लास्ट में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। When Annie Frank started with her diary, she could never had imagined the impact her words would have on generation of leaders. कहते हैं कि जब एनी ने स्टार्ट किया था डायरी लिखने का तो उसने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि उसके जो वर्ड्स है डायरी के वो इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे पढ़ने वालों के मन में। By the end of 1980s, 16 million copies of her diary had been sold worldwide. कहते हैं कि 1980 तक उसकी जो डायरी है उसके मिलियंस कॉपी सोल्ड आउट हो चुकी थी। एट इट रिमेन्स द मोस्ट ऑफन रीड अकाउंट ऑफ द परसिक्यूशन ऑफ नाजी ओवर द ज्यू। और ये एक तरह से छोटा सा परसिक्यूशन था नाजियों का ज्यू के ऊपर। अंडर हर डायरी एंट्री फॉर 15 जुलाई 1944 एनी राइट आई फील द सफरिंग ऑफ मिलियन। कहते 15 जुलाई 1944 को एनी ने लिखा कि मैं मिलियन लोगों का जो फील है, जो सफ़र कर रहे हैं, वो महसूस कर सकती हूँ। ही हैड नो आइडिया दैट हर डायरी वुड बिकम द टेस्टमेंट ऑफ दोज मिलियन। कहते उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, वो एक ट्रीटमेंट बन जाएगा उन लाखों लोगों के लिए। क्योंकि जो नाजी थे उन्होंने क्या किया था, जो ज्यूज लोग थे उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। एनी हैड नो क्लोज फ्रेंड विद हुम शी कुड बी कम्प्लीटली ओपन। एनी की कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थी जिससे वो बिल्कुल ही पर्सनली कह सकते हो कि बिल्कुल क्लोज थी। सो शी इन्वेंटेड वन इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी। इसलिए उसने एक अपनी डायरी बनाई, whom she called Kitty and to whom her diary entry are addressed। कहते हैं तो इसलिए उसने जो अपनी डायरी है उसका जो नाम था उसने किटी रखा। Although Frank's diary contained nothing of her experience of the concentration camp where she and her sister died। कहते हैं कि जो डायरी है उसमें ये तो नहीं लिखा गया था उसकी और उसकी सिस्टर की कंसंट्रेशन कैंप में की मौत हो गई थी। It does provide an idea of the Jewish suffering during the Holocaust, the killing of millions of Jews by the Nazi in the 1930s and 1940s। कहते हैं लेकिन ये एक आइडिया जरूर दे दिया गया था ज्यूज का जो सफ़र कर रहे थे हॉलोकॉस्ट में, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे नाजियों के द्वारा। आफ्टर द हाइडिंग प्लेस ऑफ फ्रैंक वर इन्वेंटेड। कहते हैं कि एंक परिवार के छिपने के स्थान पर हमले के बाद एन की द पेज ऑफ एनी डायरी वर लेफ्ट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। उसकी जो डायरी के जो पन्ने थे वो बिल्कुल ही जो फ्लोर था उस पर बिखरे हुए थे। मतलब जब एनी छुपी थी उसके बाद जो जिनको डायरी के पन्ने मिले थे उनका नाम था माइक ग्रिप। तो उनके वही कहते हैं कि जब उनको मिली थी डायरी तो उसके जो पन्ने थे वो बहुत बिखरे हुए थे। कहते हैं माइक ग्रिप वन ऑफ द हु हैड असिस्ट द फ्रैंक्स फॉर ओवर 2 years। कहते हैं माइक ग्रिप ऐसे ही इंसान थे जो फ्रैंक फैमिली को 2 साल तक जिन्होंने हेल्प की थी। डिस्कवर्ड द पेज एंड केप्ट देम सेफ। उन्होंने उस पेज को खोजा और उसको संभाल के रखा था। When Mr. Frank returned as the only survivor, Mike gave him the diary। जब मिस्टर फ्रैंक थे जो एनी के फादर थे वही एक ऐसे सर्वाइवर बचे थे, तो जो माइक गेव ने क्या किया, उनको उसकी डायरी दे दी उनके फादर को। हैविंग जस्ट लर्न दैट एनी हैड डाइड, कि जो एनी है वो अब मर चुकी है। मिस्टर फ्रैंक फाउंड रीडिंग द डायरी वेरी पेनफुल। जब मिस्टर फ्रैंक ने उस डायरी को पढ़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल लगा जो उन्होंने उनकी बेटी ने लिखा था। एट द अर्जिंग ऑफ हिज फ्रेंड ही डिसाइडेड टू पब्लिश द डायरी आफ्टर डिलीटिंग सर्टेन पैसेज इज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर वाइड स्प्रेड रिलीज। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के अर्ज पर उन्होंने डिसाइड किया, मिस्टर फ्रैंक ने, कि वो क्या करेंगे, उस डायरी को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, कुछ जो अनसूटेबल जो पैसेज है उनको हटा के। द डच वर्जन वॉज पब्लिश इन 1947। द इंग्लिश ट्रांजेक्शन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1952। कहते हैं कि जो डच वर्जन है वो उन्होंने 1947 में पब्लिश किया और जो उनका इंग्लिश ट्रांजेक्शन थी उस डायरी की वो 1952 में पब्लिश हुई। आफ्टर मिस्टर फ्रैंक डेथ इन 1980 अ कंप्लीट वर्जन इंक्लूडिंग द प्रीवियसली ओमिटेड कंटेंट वाज रिलीज। कहते हैं कि मिस्टर फ्रैंक के डेथ के बाद यानी कि 1980 के बाद वो जो उन्होंने बाकी जो पहले वाले जो कंटेंट छोड़ दिए थे वो भी रिलीज़ कर दिया गया। ये था हमारा डायरी के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलो,
कहता है द फर्स्ट एंट्री दैट एनी मेड इन हर डायरी वॉज डेटेड 14 जुलाई 1942 एंड द लास्ट वन वॉज डेटेड 1 अगस्त 1944। कहता है कि जो एनी ने जो अपनी डायरी फर्स्ट एंट्री जो की थी उसने की थी 14 जुलाई 1942 को, और जो लास्ट डेट एंट्री की थी वो की थी 1 अगस्त 1944 को। देयर आर अराउंड 170 एंट्रीज इन हर डायरी। कहते हैं कम से उसकी जो डायरी में जो एंट्रीज की थी वो 170 एंट्रीज उसने की थी, बट ओनली 3 आर दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट देयर आर। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, 3 एंट्रीज के बारे में ही पढ़ेंगे। इस फर्स्ट वन इज जुलाई 8, 1942। कहता है एनी सेज दैट ऑन संडे अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली रिसीव द कॉल फ्रॉम द एसएस। कहते एनी कहती है कि संडे का दिन था, उन्हें एक कॉल अप आया उनकी फैमिली को, किससे? एसएस से। एसएस उस समय सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट थे नाजी के, या फिर आप कह सकते हो जो नाजी है उनके पुलिस ऑफिसर थे। इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट द वन हु हैज़ बीन कॉल्ड अप वुड बी सेंड अवे टू अ कंसंट्रेशन कैंप। जो कॉल अप उन्हें आई थी उनकी फैमिली को, उसमें ये साफ बताया गया था कि उनमें से एक फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो जीव थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में ही रखा जा रहा था। मिस्टर फ्रैंक गोज टू टॉक टू द वैन डांस हु आर ऑल्सो doing into hiding the Franks, Annie and Margot say in the house, non answering the doorbell and waiting for their dad to get home। कहते हैं मिस्टर फ्रैंक जो थे उन्होंने वेंस डांस से बात करने के लिए गए, जो कि पहले ही कंसंट्रेशन कैंप था उसमें जा चुके थे, और उन्होंने क्या किया, उनके पास गए उन्होंने, ताकि वो क्या करे, वो छुप सके। एनी एंड मार्गोट से इन द हाउस नॉट आंसरिंग द डोर बेल द वेटिंग फॉर देयर डैड टू गेट होम। जब एनी और मार्गोट जब अकेली थी घर पे, तो उनको उनके घर पे एक डोर बेल बजाई किसी ने, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मार्गोट टेल एनी दैट द कॉल अप वॉज फॉर हर एंड नॉट फॉर देयर डैड। तो मार्गोट कहती है कि जो कॉल अप आया था वो मार्गोट के लिए था, एनी को बताती है, ना कि उसके पापा के लिए, ना कि उसके डैड के लिए। दे स्टार्ट पैकिंग देयर थिंग्स। तो जो पूरी मिस्टर फ्रैंक थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सारे क्या करेंगे, छुपेंगे, हम कंसंट्रेशन कैंप में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कंसंट्रेशन कैंप में वो लोगों के साथ क्या करें, या मार्गोट के साथ वो क्या करें। दे स्टार्ट पैकिंग देयर थिंग्स। उन्होंने अपना सामान पैकिंग किया। दैट नाइट द फैमिली सेंड क्लोज एंड बुक्स विद टेक देम टू द सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स रखी अपनी और अपने कुछ सामान रखे। तो उनके साथ कौन था? माइक भी थे और हैंक भी थे। कहते हैं सिंस इज डेंजरस फॉर जीव टू बी सीन विद सूटकेस द नेक्स्ट डे द फ्रैंक ड्रेस इन 3 लेयर्स ऑफ क्लोजिंग बिफोर हेडिंग आउट। कहते हैं ये बहुत ही जो जीव थे उनके लिए डेंजरस था सूटकेस ले जाना कहीं भी। मार्गोट गोज फर्स्ट विद माइप इन द अर्ली मॉर्निंग एंड एनी विद हर पेरेंट्स फॉलोइंग लेटर इन द डे। कहते हैं कि जो मार्गोट थे वो जब उठे मॉर्निंग में, और अपने जो एनी थी वो भी अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी उनके साथ छुपने। ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। अब ये है हमारा सेकंड पैसेज। कहते हैं देयर इज़ बैड न्यूज़। ये बहुत बुरी न्यूज़ था। द वेजिटेबल मैन इज पिक्ड अप बाय द पुलिस फॉर हाइडिंग 2 जीव्स इन दिस हाउस। कहते हैं कि ये एक बुरी न्यूज़ आई उनके पास कि जो सब्जी वाला था उसने क्या किया था कि 2 जीव्स को अपने घर में छुपा के रखा हुआ था। दिस इज़ द बिग लॉस फॉर द सीक्रेट एनेक्स एज वेल। कहते हैं कि ये बहुत बड़ी नुकसान था एक सीक्रेट एनेक्स के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता कि वो भी शायद पकड़े जाते, बिकॉज द गर्ल कांट कैरी पोटैटोज दैट फार। क्योंकि जो एली और माइक थे उन्होंने क्या किया था, पोटैटोज लेने के लिए गए थे, लेकिन वो अब नहीं ले सकते थे। नाउ द सीक्रेट एनेक्सी गेट वेरी लिटिल टू ईट एंड हैव टू हंग्री। जो सीक्रेट एनेक्सर्स थे, मतलब जो छुपे हुए थे, उनके लिए उनके पास ना कुछ खाने की चीज़ें थी और वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। फिर वो कहते हैं वी आर गोइंग टू बी हंग्री बट एनी थिंग इज़ बेटर देन बींग डिस्कवर्ड सेज एनी। एनी कहती है इससे अच्छा है कि हम भूखे रह जाएं, ना कि हम पकड़े जाएं। वो कहती है कि इससे अच्छा है कि हम भूखे रह लें लेकिन हम पकड़े ना जाए। ये था हमारा सेकंड पैसेज। अब है हमारा थर्ड पैसेज। यस ये है हमारा थर्ड पैसेज। कहते हैं May 26, 1944 द सीक्रेट अनेक्सर आर लिविंग इन द कॉन्टेंट फियर ऑफ बीइंग कॉट। जो सीक्रेट अनेक्सर थे उनके लिए एक डर था क्योंकि वो कहीं ना वो पकड़े ना जाएं। दे हैव बीन द कॉज ऑफ सच टेरिबल टेंशन फॉर देयर प्रोटेक्टर्स। और उनको कई सारे कारण भी थे उनके पास पकड़े जाने के, इसलिए उनको हमेशा टेंशन बनी रहती थी। द सीवर इज़ ब्लॉक्ड एंड दे मस्ट रन वाटर। कहते जो उनका सीवर थे जहाँ वो रहते थे, तो उनकी जो सीवर थी वो क्या था, वो ब्लॉक हो चुका था पानी का बिल्कुल ही। एनी बिगन टू डिस्पेयर। बिल्कुल ही जो था एनी क्या होगी, बिल्कुल ही निराश होने लगी। विल लाइफ एवर बी नॉर्मल अगेन। वो कहती है क्या हमारी ज़िंदगी दोबारा से
पहले जैसी हो जाएगी। विल द वॉर एवर एंड, क्या ये जो लड़ाई है ये कभी ख़त्म होएगी। She wonder if it would have been better not to go into hiding and just be dead right now instead of suffering so much। वो कहती है कि इससे अच्छा होता कि हम क्या करते, इससे अच्छा होता है कि हम मर जाते ना कि हमें छुपना पड़ता। मतलब कहती है कि छुपने से अच्छा होता है कि हम मर जाते। तो ये था इस पूरे चैप्टर के बारे में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी।